गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मिल्टन इंग्लिश में। मैं आलोक सर। क्लास 11 का पेपर 25 फरवरी को है और ऐसे में मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आया हूं। सिर्फ ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। स्टूडेंट्स, क्लास 11 लिटरेचर सेक्शन में जितनी भी चैप्टर्स है और वो सभी चैप्टर्स की क्वेश्चंस को जो आपके पेपर में आने वाला है, सबको आज मैं एक साथ आपको डिलीवर कर दूंगा। जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। मिल्टन इंग्लिश के स्टूडेंट्स या फिर कोई भी स्टूडेंट्स हो, ये वीडियो डिसाइड करेगा कि लिटरेचर में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। स्टूडेंट्स, जल्दी से आप सेशन को शेयर कर देंगे और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही चैनल पर आने वाला है ग्रामर की महामैराथन और राइटिंग की महामैराथन। 25 तारीख से पहले ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर होगा। 40 आउट ऑफ 40 हमारा टारगेट है। तो चलिए बगैर समय गवाए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। तो जितने लोग आ गए हैं आप कोशिश करें कि और भी स्टूडेंट्स जोड़े। देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। प्यारे बच्चों, अभी मैंने क्या करा है कि पहले स्नैपशॉट्स की वो सवाल को उठाया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी जो लास्ट ईयर, इसके लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं, सारे बहुमूल्य सवाल है। आपको बहुत ही अच्छे से करना है। तो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के जो राइटर हैं वो है आपका विलियम सैरोन। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर से और कौन कौन से सवाल आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा कि इसमें जो नरेटर है वो है आरम और एक और कैरेक्टर इसमें है मुराद। आरम और मुराद जो है वो आर्मेनियन बॉयज हैं। कौन है प्यारे बच्चों? पूछेगा कौन लड़के हैं ये दोनों? आर्मेनियन बॉयज हैं। ठीक है, याद रखना। पूछेगा कि आरम और मुराद कौन थे, तो बोलना आर्मेनियन बॉयज। ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे कि ये आपस में कौन था, तो कजन। कौन थे ये लोग? कजन्स थे। ठीक है। आरम का उम्र 9 साल और मुराद का उम्र 13 साल प्यारे बच्चों। और ये जो दोनों थे वो आरम और मुराद ये आर्मेनियन बॉयज थे। आरम इस चैप्टर का नरेटर, याद रखना प्यारे बच्चों। नरेटर कौन है? नरेटर है आरम और राइटर कौन है? विलियम सैरोन। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये दोनों किस फैमिली से आते हैं, तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैरोग्लेनियन। क्या नाम है? गैरोग्लेनियन ट्राइब। और गैरोग्लेनियन ट्राइब जो है, इसकी हॉलमार्क्स, इसकी जो पहचान है बेटा, याद रखना, इसकी जो हॉलमार्क्स, इसकी जो पहचान है वो क्या है? वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। 11वीं सेंचुरी से इनकी ऑनेस्टी और ट्रस्ट पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए, फिलहाल आपने इतना इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करा इस चैप्टर से। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सेकंड इसी में है, व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोग्लेनियन ट्राइब। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, अभी मैंने क्या कहा कि गैरोग्लेनियन ट्राइब की जो हॉलमार्क्स यानी पहचान वो क्या थी, तो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी हमारा ऑप्शन कहाँ है? सी में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है क्या? या द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ स्टोरी ऑफ टू डैश बॉयज। अभी मैंने आपको क्या बताया? आर्मेनियन। तो मैंने देखो एक क्या करा कि एक चैप्टर को उठाया और उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस बन सकता था मैंने सभी को लिया, जिससे क्या होगा कि आप ये सवाल जो एक पार्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं उस चैप्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा वैसे छात्र जो क्लास 12th में अभी जाने वाले हैं, जो 11 का फरवरी 25 से स्टार्ट आपकी एग्जाम, और जैसे ही खत्म होगा 10 मार्च से मिल्टन इंग्लिश में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होनी है क्लास 12 का। तो आप लोग के लिए जो है वो मैं बता दूं कि एडमिशन शुरू हो चुका है। 10 मार्च से पहली क्लास लगनी है। बैचेस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7352263617 पे। बाकी मिल्टन एकेडमी में ऑनलाइन बैच में भी जो है लक्ष्य बैच स्टार्ट कर दिया है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से भी हैं तो आप कांटेक्ट करके उस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करता हूं। अगला है, हाउ डज आरम डिस्क्राइब द हॉर्स। ये सवाल आया हुआ सवाल है कि आरम जो है वो घोड़े को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो भाई साहब, आरम जो है घोड़े को बताते हैं बहुत ही शानदार घोड़ा, बहुत ही प्यारा घोड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों होगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। अगला, अब देखिए यहाँ पर जो है चैप्टर 1 जो द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था स्टूडेंट्स, उससे हमने 3 4 5 जो इंपॉर्टेंट सवाल थे, लास्ट ईयर का सवाल था, वो हमने लेकर के आया और आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड चैप्टर है द एड्रेस, वहां से किस तरह की क्वेश्चंस जो है वो आया हुआ है या फिर इस वर्ष आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। देखिए आगे लिखा हुआ है,
हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर। VVI लगाओ इसको। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है वो चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस से है। द एड्रेस, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। और इस चैप्टर के जो राइटर है वो है मार्गा मिंको। कौन है? मार्गा मिंको। और मार्गा मिंको के बारे में आप जान लो कि सी इज द डॉटर ऑफ मिसेस एस। ये जो है वो मिसेस एस की बेटी है, मिसेस एस। आपसे पूछेगा कि मिसेस एस कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो आपको जवाब देना होगा जैविस फैमिली। क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों? जैविस फैमिली, ठीक है, जैविस फैमिली से आती थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान का है। और कौन सा सर? हॉलैंड। हॉलैंड की बात मैंने आपको बता रखा था कि हॉलैंड में क्या हो रही थी, नॉन जीव के द्वारा जीवों को फोर्सफुली वहां से भगाया जा रहा था। और वैसे में जेविस फैमिली के लिए बहुत बड़ी संकट थी और वही फैमिली से आती थी मिसेस एस। तो मिसेस एस जो है अपना सारा सामान जो है, अपना सारा बिलोंगिंग्स जो है वो मिसेस डॉर्लिंग को दे रखी थी। किसको? मिसेस डॉर्लिंग को दे रखी थी प्यारे बच्चों। और मिसेस डॉर्लिंग की जो एड्रेस है वो अपनी बेटी मार्गा मिंको को बता रखी थी, जिसका एड्रेस था नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मार्कोनी स्ट्रीट। तो आइए, हमने क्या करा कि एक चैप्टर से इतनी इंफॉर्मेशन आपको बता दिया। और चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं आपके पेपर में, तो केवल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी है उस चैप्टर से। और जैसे आप जितने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं आपके लिए उतना ही बेटर होगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों का ग्रामर और राइटिंग सेक्शन का भी क्लास होना है। महामैराथन क्लास होनी है रात में 8 बजे से आज ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। फिलहाल आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट स्टूडेंट्स। तो जब मिसेस एस अपनी सारी सामान किसको दे देखी? मिसेस डॉर्लिंग। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली मिसेस एस की डेथ हो जाता है और अब मार्गा मिंको जाती है किसके यहाँ? मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ। तो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ जब जाती है तो कैसा व्यवहार करती है, तो आपको जवाब देना होगा कॉल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, ठीक है। कॉल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल आंसर याद रखना। सर कॉल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? नॉट ट्रीटेड वेल, यानी अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करना, दुर्व्यवहार करना, अच्छा सत्कार नहीं करना। तो इसका मतलब ये होगा, फिलहाल हमारा क्या होगा ये। क्यों? क्योंकि डॉर्लिंग जो है वो मार्गा मिंको को जानबूझ करके इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। वो ये सोच रही है कि ये फिर से आ गई, यानी वो सामान ये पचाना चाहती थी, अपने पास रखना चाहती थी। तो ये इंटेंशन इसका ये है कि सामान वापस ना करे, इसीलिए कॉल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल बिहेव करती है। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, व्हाट वाज द एड्रेस दैट द ऑथर्स मदर आस्क्ड हर टू रिमेंबर। तो क्या थी एड्रेस जो कि ऑथर की मां उसको याद रखने को कही थी? तो आप सभी लोग बता दें। नंबर 50 नो, नंबर 46 या, बट नॉट बेकर स्ट्रीट। नंबर 46 54 नहीं होगा। आंसर क्या होगा? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आप सेलेक्ट कर लेना। आगे, मिसेस डॉर्लिंग वाज ब्लैंक ऑफ मिसेस एस। कौन थी? तो भाई आपको याद रखना, ये सवाल भी आया हुआ है। क्या आंसर लगाओगे? सर सिस्टर थी क्या? डॉर्लिंग जो है मिसेस एस की सिस्टर थी? नहीं। रिलेटिव भी नहीं थी, फ्रेंड भी नहीं थी, एक पुरानी जान पहचान थी, क्वांटेनेंस थी, जान पहचान थी। ऑप्शन क्या लगाओगे? बी लगाओगे। मैं कोशिश किया हूं वो सभी प्रश्नों को लेकर आया जो आपके परीक्षा में या तो आपके परीक्षा में आने वाली है या पिछले कई वर्षों से पूछे जा रही। और जैकबोर्ड का एक हिस्ट्री रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार आता है। और मैं इसलिए ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही शानदार हो रही है। आप सिर्फ इसको देख लो, लिटरेचर पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द एड्रेस। अरे भाई प्रोटोगोनिस्ट कौन है? तो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर नहीं, मिसेस एस नहीं, बल्कि मिसेस एस की डॉटर यानी मार्गा मिंको ही प्रोटोगोनिस्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला है, हु इज द राइटर ऑफ द प्ले मदर्स डे। अब आपको स्नैपशॉट्स में मैंने पढ़ाया था 3rd चैप्टर मदर्स डे के बारे में, और खूब बढ़िया मैंने एक्सप्लेन करा था। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से समझने का भी कोशिश करा था। नाउ अब मैं एक बार फिर से चर्चा में करने जा रहा हूं चैप्टर का मदर्स डे। पहले तो आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये प्ले है और किसके द्वारा लिखा गया है? जेबी प्रिस्ले। जेबी प्रिस्ले के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया। इसमें आपको मैं बताया कि मदर जो है वो कौन है? मिसेस एनी पियर्सन। मिसेस एनी पियर्सन। अच्छा, मिसेस एनी पियर्सन के जो हस्बैंड है वो कौन है? याद रखना, इसके जो हस्बैंड है वो जॉर्ज पियर्सन है प्यारे बच्चों। कौन है? जॉर्ज पियर्सन, ठीक है, जॉर्ज पियर्सन।
अच्छा, एक है इसकी बेटी जिसका नाम है डॉरिस पियर्सन और बेटा जो है वो साइरिल पियर्सन है। ये जो है वो पियर्सन फैमिली, ठीक है। और सबसे नेग्लेक्टेड जो है उसमें है मदर एनी पियर्सन, क्योंकि जॉर्ज पियर्सन की बात कर ले या उसकी बेटी या उसका बेटा, ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। बेसिकली ये दिन भर काम करती है और ये रिस्पेक्ट को डिजर्व करती है, क्योंकि एक गृहिणी जो होती है, एक हाउसवाइफ होती है, वो अगर 24/7 काम करे और बिना कोई मतलब इच्छा जताए लगातार किसी के लिए काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो डिजर्व करती है एटलीस्ट यार, लेकिन कोई नहीं देता। और आपको मालूम होगा अगर किसी वाइफ यानी कोई मदर है और उस मदर को अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा उस घर में, तो कितना मतलब खराब बात है, आप समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो इन लोगों को मदद करने वाले कौन है? तो एक है मिसेस फिट्जजेराल्ड, याद रखना मिसेस फिट्जजेराल्ड, सॉरी इन लोगों को नहीं, सिर्फ एनी पियर्सन को। फिट्जजेराल्ड जो है ये इनकी पड़ोसन है और ये जानती है मैजिक। और ये मैजिक कहां से सीखी है? तो ये सीखी द ईस्ट से। और ये ना इससे बात करने की कोशिश करती है एनी पियर्सन से, और एनी पियर्सन से बात करके ये पर्सनालिटी को एक्सचेंज करती है, यानी इसके जो कैरेक्टर है वो कुछ दिनों के लिए इसमें आ जाता है और इसके कैरेक्टर जो है कुछ दिनों के लिए इसमें। और ये जब एनी पियर्सन में फिट्जजेराल्ड की कैरेक्टर जाता है तो वो काफी बॉल्ड हो जाती है और अपने फैमिली को बहुत अच्छे से सबक सिखाती है। बाद में उसके जो परिवार के लोग हैं वो सब लोग इसको रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आता जाएगा मैं करता जाऊंगा। फिलहाल पूछ रहा है राइटर, तो अभी आपको इससे लगाना होगा जेबी प्रिस्ले। आंसर हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? डी होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस फिट्जजेराल्ड? अच्छा, जितने सवाल लिया हूं सब आप लोगों के लिए बता दूं कि ये सब VVI सर इसी से सवाल आनी है, ठीक है। तो ऑथर फिट्जजेराल्ड को किस तरह से वर्णन करती है? क्या वो चिंतित दिख रही है? नो सर। हाँ, उसकी जो लुकिंग है काफी भयावह है। डीप वॉइस है, यानी बी और सी ये दोनों ऑप्शन होगा, और दोनों ऑप्शन के लिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है? मिसेस फिट्जजेराल्ड इज ऑफ मिसेस पियर्सन, तो रिलेटिव तो थी नहीं। आंसर क्या होगा? नेवर। क्या होगा? नेवर होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला है वेयर डिड मिसेस फिट्जजेराल्ड लर्न टू टेल द फ्यूचर? तो फ्यूचर, चूंकि वो फ्यूचर बताती थी, फॉर्च्यून टेलर थी, तो ये कहां से सीखी थी उन्होंने ये कला? तो द ईस्ट से सीखी थी। ये बात मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। बस जितने प्रश्नों को मैं बता रहा हूं उस पर आप लोग कंसंट्रेट होकर के सुनने की कोशिश करना और माइंड में रखना, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। चलिए आगे है When did शाहिद speak to the author about his approaching death? तो शाहिद ने ऑथर को कब बताया कि उसकी अप्रोचिंग डेथ कब है? तो ये जो चैप्टर है वो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, और ये चैप्टर को लिखे हैं अमिताभ घोष। और ये चैप्टर किस लिए लिखा गया है? तो अपने दोस्त, जो अमिताभ घोष का दोस्त था आगा सईद अली, वो ये कहे थे कि हमारे मर जाने के बाद आपको मेरे बारे में लिखना होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही लाइलाज यानी बहुत ही डेंजरस बीमारी से जूझ रहे थे, और वो था ब्रेन ट्यूमर, जिसको आप दूसरे वर्ड में कैंसर कह सकते हो। तो लेकिन डॉक्टरों ने उसकी अप्रोचिंग डेथ बताया था, वो था 25 अप्रैल 2001, ठीक है, 25 अप्रैल 2001। लेकिन उनका सच में जो डेथ हुआ वो 8 दिसंबर 2001 को हुआ। कौन सी बीमारी से वो जूझ रहे थे सर? ब्रेन कैंसर, सॉरी ब्रेन ट्यूमर, जिसको आप कह सकते हो कैंसर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। आगे देखो, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड इज रिटेन बाय द ऑथर एज अ प्रॉमिस टू हिज। ऑथर ने द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड को किसके प्रॉमिस को पूरा करने के लिए लिखे हैं? फ्रेंड की प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। और फ्रेंड का नाम आपको याद रखना है आगा सईद, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आगा सईद अली वाज अंडरगोइंग अ ट्रीटमेंट फॉर, तो यहां पर आंसर क्या होगा? कैंसर होगा। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? कैंसर होगा, ठीक है। आप इसको सही से मार ले। चलिए आगे बढ़ता हूं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है शाहिद एंड द ऑथर हैड शेयर्ड लव फॉर। तो भाई साहब आपको बताऊं कि जो शाहिद हैं और उनके दोस्त है जो अमिताभ घोष, वो किन किन चीजों से बहुत ज्यादा प्यार रखते थे, उनका ताल्लुकात था। तो वही रोगन जोश, जो कि एक काश्मीरी व्यंजन है, फूड है। किशोर कुमार को भी सुनते थे, रोशन आरा बेगम को भी सुनते थे, ये दोनों सिंगर है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। आंसर नंबर डी होगा। चलिए अगला है व्हाट डिजीज वाज शाहिद सफरिंग फ्रॉम? तो भाई अभी मैंने कहा ना ब्रेन ट्यूमर या कैंसर। कैंसर तो यहाँ नहीं, ब्रेन ट्यूमर। आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ बर्थ। यस, बर्थ चैप्टर के ऑथर के बारे में पूछ रहा है। तो पहले पूछ सकता है कि बर्थ को कहां से लिया गया, तो आप सभी को जवाब देना है बर्थ लिया गया द सीटाडेल नॉवेल। कहां से लिया गया है? द सीटाडेल नॉवेल से। और इसके जो ऑथर है वो कौन है प्यारे बच्चों? एजे क्रॉनिन। कौन है? एजे क्रॉनिन। चलिए आगे बढ़ता हूं, जो मॉर्गन कहां रहता था, यह सवाल आपको जोड़ना बनाना है। वेयर डिड जो मॉर्गन लिव, तो ये होगा आंसर नंबर 12 बेलेना टेरेस। नंबर 14 नहीं है, नंबर 12 बेलेना टेरेस। यस, होगा नंबर 12 बेलेना टेरेस। क्या होगा? नंबर 12 बेलेना टेरेस। अच्छा, मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं, ये चैप्टर जो बर्थ आप देख रहे हो, ये जो चैप्टर आपको दिख रही है बर्थ, वो इसमें एक कपल है जिसका नाम है जो मॉर्गन। जो मॉर्गन, ठीक है प्यारे बच्चों, और सुजान मॉर्गन, मिसेस सुजान मॉर्गन। और मैं बता दूं कि ये लोग, ये जो हैं वो मैरिड है, और वो मैरिड कितने सालों से? 20 सालों से। लेकिन 20 साल के बाद पहली बार मिसेस सुजान मॉर्गन वाज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड। ये अपनी फर्स्ट चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो याद रखना। और अगर इनकी बेबी हो भी जाता है तो लाइफलेस स्थिति में होता है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा इसका। तो कहां रहता था ये लोग? मालूम चल गया, नंबर 12 बेलेना टेरेस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला है हाउ वाज द न्यू बॉर्न चाइल्ड। भाई न्यू बॉर्न चाइल्ड की स्थिति क्या थी? तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट, लाइफलेस। यानी जब उसकी जन्म हुआ तो वो बच्चा बिल्कुल लाइफलेस स्थिति में था, बेजान था, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वर जो एंड सुजान ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। तो अभी मैंने क्या कहा आपको? 20 ईयर्स। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है द टेल ऑफ मैलोन सिटी इज रिटन बाय। द टेल ऑफ मैलोन सिटी इज रिटन बाय, जो मैलोन सिटी को लिखे वो कौन लिखे? भाई विक्रम सेठ। याद रखना प्यारे बच्चों, विक्रम सेठ। अगला है कि व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड। ये मैलोन सिटी में जो किंग है वो क्या बनाने की आदेश दिया था? तो भाई साहब आर्क। आर्क क्या होता है? इस तरह का एक जो है गेट होता है, तो इस तरह बनाने को उन्होंने आदेश दिया था, ठीक है। अब हम लोगों ने स्नैपशॉट्स की जितनी भी चैप्टर्स था उसको समाप्त कर दिया, और उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इंपॉर्टेंट, उसको मैंने ला करके खत्म कर दिया, ठीक है। और मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें। और मिल्टन इंग्लिश जो आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, बस भाई आपसे मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप क्लास 12th, जो आपका आगामी क्लास 12th है, अब जब आप एडमिशन लें क्लास 12th इंग्लिश कोर के लिए, तो तवज्जो दें इंग्लिश कोर। चूंकि इंग्लिश कोर को बहुत स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, वो ये समझते हैं कि यार छोड़ो ना, क्या करेंगे। बट 12th इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहां पर सीख पाएंगे राइटिंग स्किल को। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। और एक्चुअली क्या होता है कि जब आपकी राइटिंग ठीक नहीं रहता है तो कई तरह की प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ता है, बाद में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम के टाइम पर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इंग्लिश कोर को बहुत मजबूती से आप तैयार रखें। आपको इतना आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन को, चाहे वो 150-200 शब्दों में आप आसानी से लिख पाए, चाहे आपका लेटर हो, रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो, नोटिस हो, या कोई भी लिटरेचर की चैप्टर्स में क्वेश्चन हो, ठीक है। और इसके लिए आपको क्लास 12th में इंग्लिश ज्वाइन करना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आपको आपको अपने तरीके से मैं सिखाने को रेडी हूं, बस समझना। अगला है हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। भाई साहब आपको मालूम है ये चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह की दादी माँ कैसे दिखती थी? तो लॉन्ग थी क्या? नहीं। लॉन्ग हुआ, लॉन्ग के बारे में बात नहीं। ओल्ड थी जी, शॉर्ट थी यस, फैट थी जी, और स्लाइटली बेंट। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सर? सी होगा। चलिए और क्या सवाल? हाँ, अभी मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि खुशवंत सिंह की दादी माँ गांव में रहती थी तो किसे फीड करती थी? कौन सा जानवर को? तो याद रखना, गांव में वो फीड करती थी डॉग्स को, और सिटी में वो किसको फीड करती थी बाबू? सिटी में वो फीड करती थी स्पैरो को, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर आएंगे। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। ऑथर के पेरेंट्स कहां चले गए थे? तो वो चले गए थे सिटी चले गए थे। कहां चले गए थे? सिटी चले गए थे, ठीक है। अगला है हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। अरे ग्रैंड मदर शहर में कैसे समय व्यतीत करती थी? तो कुत्तों को फीड करके, स्क्रिप्चर्स को पढ़ करके, टॉकिंग टू नेबर्स नहीं, स्पाइनिंग द व्हील, यानी चरखा चलाकर। क्या चला करके प्यारे बच्चों? चरखा चला करके, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ये सेकंड चैप्टर से मैंने कहा
वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर, जहां पे जो आपका गार्डन कुक है, बिजनेसमैन 37 साल का, उसकी पत्नी मेरी, बेटी सुजैन और बेटा जोनाथन, ये लोग सब लोग वर्ल्ड वाइज के लिए निकल पड़े और अपना जर्नी कब स्टार्ट करे, सॉरी कहां से, प्लाईमाउथ, जो कहां इंग्लैंड में, कब किया भाई साहब, तो जुलाई 1976 में, जुलाई 1976 में करा, ठीक है। किससे करा, तो याद रखना वेब वॉकर नामक शिप से करा, वेब वॉकर नामक शिप से। ये 23 मीटर लंबा था और 30 टन क्या था, भारी था, ठीक है, इतनी बात याद रखना। चलिए, और किस लिए क्या, तो कैप्टन जेम्स कुक नामक एक व्यक्ति के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, दोहराने के लिए। कह रहा व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर, सर ऑथर का शिप का नाम बताना है, वेब वॉकर। चलिए अगला सवाल है, what were the names of the two crewmen whom the author hired? तो भाई साहब एक्चुअली उन्हें ना ऑथर को कैप्टन से जाना था साउदर्न इंडियन ओशियन की तरफ, और साउदर्न इंडियन ओशियन जो है वो खराब मौसमों के लिए जाना जाता था, और इसलिए जो ऑथर हैं वो दो क्रूमैन को हायर करते हैं। एक का नाम था लेरी विजिल और दूसरा का नाम था हर्ब सिजलर। लेरी विजिल जो थे वो अमेरिकन थे और हर्ब सिजलर जो थे वो स्विस था। तो आंसर हमारा क्या होगा, फिलहाल लेरी विजिल एंड हर्ब सिजलर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the age of सुजैन एंड जोनाथन? याद रखना सुजैन का जो उम्र है बच्चे वो 7 साल था और जोनाथन का 6, तो 7 और 6 का रेशियो आपको कहां दिख रहा है, 7 and 6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ता हूं अगला सवाल की ओर। कह रहा वेयर डिड दे डिसाइड टू सेव देमसेल्व्स? प्यारे बच्चों मैंने कहा था उनके जो शिप था ना वेब वॉकर, वो बैडली डैमेज हो चुका था, क्योंकि 2 जनवरी को शाम 6 बजे ना एक वेव जो 15 मीटर की हाइट की थी वो उसके शिप को हिट कर दिया था, और उसकी शिप बहुत ही बैड कंडीशन में, अभी इस कंडीशन में नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिया जा पाए, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए एक आइलैंड जाता है जिसका नाम क्या है, एम्स्टर्डम आइलैंड। तो भाई यहाँ पे जहाँ पे 28 लोगों ने इनका वेलकमिंग करा था। चलिए अगला है, टूट एंखामुन के बारे में पूछा गया। सर टूट एंखामुन कौन थे, तो ये थे इजिप्शियन किंग और ये अंतिम संतान था, लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर कौन सा शासक का, तो लास्ट ईयर जो था वो फैरो। अच्छा फैरो कहां राज करा, इजिप्ट में। फैरो कहां राज करा बाबू, इजिप्ट में, है ना। फैरो कहां राज किया, इजिप्ट में, ठीक है। और फैरो कहां राज किया, इजिप्ट में, सेंचुरीज, कई शताब्दी तक, ठीक है। और अंतिम संतान था कौन, किंग टूट, ठीक है। और इसकी डेथ जो है वो कब होता है, तो व्हेन ही वाज टीनेजर, जब वो टीनेज था, टीनेज में डेथ होता है। और इसकी मौत के बारे में किसी को मालूम नहीं, मिस्टीरियस था। और इसी की मौत के बारे में जानकारी के लिए जब इसकी बॉडी को खोज किया गया, किसके द्वारा, हावर्ड कार्टर, याद रखिएगा हावर्ड कार्टर के द्वारा, हावर्ड कार्टर के द्वारा 1922 में इनके टॉम को खोजा गया, और 80 साल के बाद सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया ताकि इसके मौत के रहस्य को सुलझाया जा सके। तो टूट की डेथ होती है ए, ऑप्शन मार दोगे। अगला है कि हु डिस्कवर्ड टूट स्टॉर्म एंड व्हेन, कब भाई किसने करा, हावर्ड कार्टर ने करा। कब करा, 1922 में करा। तो देखो आंसर हमारा कहां, 1922, हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई साहब, हावर्ड कार्टर इन 1922, ठीक है, बी होगा। अगला है टूट के बॉडी सीटी स्कैन के लिए कितने सालों के बाद ले जाया गया, 80 इयर्स के बाद ले जाया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर आगे आता हूं। अगला है व्हाट डज सीटी स्कैन स्टैंड फॉर? सीटी स्कैन का मतलब है, सी का मतलब कंप्यूटेड, टी का मतलब टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। चलिए और सवाल है क्या, सर ग्रीन मूवमेंट, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट सॉल्व, जो कि नैनी पालकीवाला के द्वारा एक आर्टिकल में लिखा गया था जिसको पब्लिश किया था 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस नामक न्यूज़पेपर में। और मैंने बताया कि इस चैप्टर में क्या बताया गया कि जो अपने प्लैनेट है ना उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, इसके लिए ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट करा गया 1972 में, कहां से, न्यूजीलैंड से। तो फिलहाल पूछ रहा है कब, तो 1972 की बात है, याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बाबू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इससे पूछ सकता है कि कब पॉपुलराइज किया गया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वर्ल्ड कमीशन के द्वारा, जो कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर था, इसको यूज करा गया 1987 में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो 1987 में, और ग्रीन मूवमेंट की बात करें तो 1972 में, ठीक है। चलिए अगला, भाई एक बात यहां पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हाट डिड साइन इन द जू इन अलास्का रीड। भाई साहब जो अलास्का में मैंने कहा था एक जू है, जू में एक केज था, केज के बाहर एक नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो भाई साहब ये रीड करने वाला था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला है वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी। भाई साहब ग्रीन पार्टी यानी ग्रीन मूवमेंट से आप है, तो ग्रीन पार्टी कहां पे आया, कहां, ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, आंसर हमारा क्या होगा, न्यूजीलैंड, सी। भाई साहब इसी चैप्टर में बताया गया है कि साइंटिस्टों ने सिर्फ मनुष्य को धरती पर नहीं बताया, मनुष्यों के साथ 1.4 मिलियन यानी 14 लाख
लिविंग स्पेसीज को सूचीबद्ध किया है, कैटालॉग करा है, जो मनुष्यों के साथ अर्थ को शेयर करता है। तो कह रहा है कि साइंटिस्ट हैव कैटालॉग्ड अबाउट 1.4 लिविंग स्पेसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। तो आंसर होगा 1.4 मिलियन। क्या होगा? 1.4। भाई साहब पूछेगा वेयर वाज प्रोफेसर गायतोंडे ट्रैवलिंग। प्रोफेसर गायतोंडे जो कि एक मशहूर हिस्टोरियन थे, वो कहां से कहां ट्रेवल कर रहे थे? तो पुणे टू बॉम्बे। कौन सी ट्रेन? जीजामाता एक्सप्रेस, जो कि मैंने बताया था वो कैसे इमेजिन कर लिया था चीजों को। प्रोफेसर गायतोंडे प्रोफेशन क्या था? हिस्टोरियन थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए अब लास्ट से प्यारे बच्चों अगला है कि व्हाट इज कोरा। कोरा क्या है? तो कोरा जो है एक मेडिटेशन है जो कि बुद्धिस्ट बिलीवर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, सिल्क रोड से था। प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा वैसे स्टूडेंट जो हजारीबाग में नहीं रहते हैं, जिनको ऑफलाइन क्लास करने में दिक्कत हो रही है, जो कहीं से भी है, और आप चाहते हैं कि मिल्टन एकेडमी के साथ जुड़कर अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, और खास तौर पे वो बच्चे जो बहुत वीक हैं, पुअर हैं इंग्लिश स्कोर में, उन्हें बहुत अच्छा नहीं आता है राइटिंग। राइटिंग का मतलब है कोई भी क्वेश्चन के आंसर लिखना नहीं आता, और उन्हें दिक्कत होती है स्पीकिंग में भी। तो मैं कहना चाहूंगा कि मिल्टन एकेडमी हर समय आपका साथ है, बस आपको जुड़ना है मिल्टन एकेडमी ऐप से। तो लक्ष्य बैच मैंने क्लास 12th के लिए लॉन्च करा है। आप सभी को जो स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं, मैं बताऊं कैसे जुड़ोगे। आप प्ले स्टोर से मिल्टन एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, लक्ष्य बैच में आज ही जाकर के रजिस्टर करें। ये क्लास 12th के लिए लाइव क्लास डेली सैटरडे संडे को छोड़ करके डेली क्लास होगी, जहां पे लाइव क्लास में मैं क्लास 12 पढ़ाऊंगा और रिकॉर्डेड में आपको स्पोकन की बैच मिलेगी। ठीक है, तो आज ही डाउनलोड करें मिल्टन एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से, और लक्ष्य बैच के साथ जुड़ना ना भूलें क्लास 12 के लिए। प्यारे बच्चों सिर्फ 799 में। बाकी ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हजारीबाग में हैं, वो एक बार मिल्टन इंग्लिश को अपने आपको मिल्टन इंग्लिश को जरूर समर्पित करें। 7352263617। हजारीबाग में रहने वाले छात्रों के लिए एक बढ़िया मौका है जब आप मिल्टन एकेडमी के साथ जुड़ करके ऑफलाइन बढ़िया से चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता हूं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।